नमस्कार, प्राइमेट 4 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह और प्राइमेट 4 में आपको दिखाएंगे तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरें। आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं जिसने आज दिन भर सुर्खियां बटोरी, आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात आज की बड़ी खबर की, वक्फ एक्ट में संशोधन उलेमाओं को लेकर खबर है कि आखिर उलेमाओं को टेंशन क्यों है, हम आपको दिखाएंगे। क्या है पूरी खबर आज के इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले सियासत क्यों गरमाई, अब्दाली वर्सेस औरंगजेब क्यों है, क्या महाराष्ट्र में उद्धव रिवेंज लेंगे, पूरी खबर डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश से, जहां सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या बुलडोजर एक्शन से अखिलेश यादव परेशान है, कि उत्तर प्रदेश में सियासी पारा हाई है, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे अब से कुछ ही देर बाद। साथ ही आपको बाढ़ बारिश का कहर भी दिखाएंगे, कैसे महाप्रलय का ट्रेलर दिख रहा है, वीडियो सबूत के साथ आपके सामने पूरी खबर होगी, पूरी तस्वीर होगी। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। खबर चलिए, अब बात बारिश और बाढ़ और उससे हो रही बर्बादी की करते हैं। पुणे में मूसलाधार बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। निचले इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इधर स्थानीय लोगों को परेशानियां जो उठानी पड़ रही हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जोरदार बारिश से कैसे परेशानियां बढ़ गई होंगी लोगों की, आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये महाराष्ट्र के पुणे की तस्वीर है और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी पानी नजर आएगा। निचले इलाकों की हालत और ज्यादा खराब है, क्योंकि यहां लोगों के घरों के अंदर या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अंदर पानी भर चुका है। ये देखिए तस्वीरें, सड़क कहां है आप इन तस्वीरों में नहीं ढूंढ पाएंगे। ये हालात महाराष्ट्र के पुणे इलाके के हैं। इधर भारी बारिश से पुणे के एकता नगर में जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। बिल्डिंग के बेसमेंट में बारिश का पानी घुस चुका है। पार्किंग एरिया में पानी भरने से परेशानी बढ़ गई। ये आपको एकता नगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां जनजीवन कैसे बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है, ये देखिए। यहां पर जो राहत टीमें पहुंची हैं, उन्हें बोट का सहारा लेना पड़ रहा है और वो लोडेड बोट कभी भी पानी के बीच उतरकर लोगों को रेस्क्यू करने का काम शुरू कर सकती हैं। हालात जिस तरह से बने हुए हैं। इधर पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में भी भारी बारिश का कहर जारी है। जबरदस्त बारिश के चलते उफान पर पावना नदी है। नदी का जलस्तर बढ़ने से गणपति मंदिर पानी में डूब चुका है। ये देखिए तस्वीरें, ये पावना नदी का कहर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कैसे आसपास के इलाकों को ये नदी जलमग्न कर चुकी है। ये देखिए मंदिर परिसर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। ये गणपति मंदिर जहां पर श्रद्धालुओं की अमूमन भारी भीड़ होती है, लेकिन बारिश का पानी बढ़ जाने से ये मंदिर अभी पूरी तरह से वीरान। बड़ी बात यह कि पुणे में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर इसके बाद गाड़ियों की आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। भारी बारिश की चपेट में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है। कैसे, ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, यानी कि आने वाले वक्त में बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तक जो बारिश हुई है उसके चलते ये एक्सप्रेसवे कैसे प्रभावित हुआ, ये तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के नासिक में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जबरदस्त बारिश से ओवरफ्लो हो चुका है गंगापुर डैम से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया और डैम के बहाव के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। यानी कि डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी उफान पर है। ये तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जबरदस्त बारिश हुई है और उसके बाद कैसे तमाम शहरों के हाल बेहाल हो चुके हैं। ये नासिक की तस्वीर आप देख रहे हैं। गोदावरी नदी इस वक्त उफान पर है और आसपास जितने भी इलाके बसे हुए हैं वो इस वक्त मुश्किलों में हैं। यहां पर लोगों के लिए आने वाले वक्त में अभी मुसीबतें और बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अब आपको झारखंड की तस्वीरें दिखाएंगे। लगातार बारिश के बाद रांची में हालात बेहद खराब हो गए। रांची के सभी नदी नाले उफान पर आ गए। कांची नदी, राढ़ू नदी और स्वर्ण रेखा नदी, इनमें बाढ़ आ चुकी है। सोनाहातू इलाके में स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से सती घाट पर शिव मंदिर भी डूब गया। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद कैसे आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। खास तौर पर जो धार्मिक स्थल हैं वो इस वक्त कैसे बाढ़ की चपेट में हैं, आप इन तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं। इससे पहले तस्वीरें महाराष्ट्र की थी, अब आपको झारखंड की राजधानी रांची की तस्वीरें दिखा रहे हैं।
तो रांची में भारी बारिश के बाद उफान पर हैं झरने, ओवरफ्लो झरने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो झरने के आसपास ना जाएं। झारखंड के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट बारिश का जारी कर दिया गया है। तस्वीर आपके सामने, ये दिल दहलाने वाली तस्वीर है। जिस वक्त डैम से पानी छोड़ा गया, जिस वक्त झरने ओवरफ्लो हो रहे थे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब यहां पर एक पुल हुआ करता था जो इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ये तस्वीर आपके सामने, पानी कितना ज्यादा है, इसका वेग कितना तेज है, आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर ये पानी जब रिहायशी इलाकों में पहुंचेगा तो लोगों की मुसीबतें कैसे बढ़ेंगी, आप आसानी से समझ सकते हैं। अब 3 तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, रांची की तस्वीरें। मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, इसके चलते डैम ओवरफ्लो हो गया और डैम से जब पानी छूटा तो वो कितने तेज गति के साथ, कितने वेग के साथ आगे बढ़ा, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे नदी का पानी जो है वो आसपास के इलाके को डुबोता जा रहा है। और वो मंदिर आप देखिए तीसरी तस्वीर में कि कैसे वो पूरी तरह से जल समाधि इस वक्त ले चुका है। और आगे आपको दिखाएंगे देवभूमि उत्तराखंड में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की एक एक तस्वीर। लेकिन उससे पहले दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के सिविल लाइंस में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। खैबर पास इलाके में घरों पर कार्रवाई की गई। डीडीए की तरफ से कुछ दिन पहले नोटिस दे दिया गया था कि कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद प्रोटोकॉल्स के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि वो सालों से यहां पर रहते हैं और सिर्फ एक नोटिस के बाद वो कैसे इस इलाके को छोड़कर चले जाएं। लेकिन प्रशासन कह रही है कि ये वैधानिक कार्रवाई है और इसे पूरा किया जाना जरूरी है। आप देखें कि कैसे लोगों के जो तमाम सामान हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, लोग भावुक भी हो गए। लेकिन ये बुलडोजर एक्शन अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चलाया गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में हजारों यात्री फंसे हुए हैं। केदार में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। 500 से ज्यादा लिंचौली और भीमबली के बीच फंसे हुए लोग हैं। 3 दिन पहले भारी बारिश के बाद यात्रा का मार्ग तबाह हो गया था, जिसके चलते तीर्थयात्री जगह जगह फंस गए। लगातार 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और आज ऑपरेशन का चौथा दिन है। चिनूक और एमआई हेलीकॉप्टर केदार में फंसे तीर्थ यात्रियों के रेस्क्यू के लिए लगाए गए, लेकिन खराब मौसम के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही। ऐसे में 3 दिन पूरे होने के बावजूद हजारों तीर्थ यात्री जो हैं वो फंसे हुए हैं। सबसे पहली प्राथमिकता रेस्क्यू टीमों की कि लोगों को निकाल लिया जाए। ये तस्वीर आपके सामने 2 टीवी स्क्रीन पर, पहाड़ियों में कैसे लोग फंसे हुए हैं। आप सोचिए, यहां पर खाने पीने का सामान नहीं, रहने का कोई साधन नहीं है। रात के अंधेरे में भी लोगों को ऐसे ही रहना पड़ता है और जब तक रेस्क्यू टीमें नहीं पहुंचेंगी लोगों की मुश्किलें ऐसी ही बनी रहेंगी। और कैसे मुश्किल हालातों में रेस्क्यू किया जा रहा है वो दूसरी तस्वीर, रस्सी के सहारे रेस्क्यू होने की वो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में बचाव अभियान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और यह अभियान अब तेज कर दिया गया है। अब तक 17,000 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर नजर बनाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि प्रशासन मुस्तैदी से राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। अभी जो श्रद्धालुओं को निकालने का काम है वो काफी हद तक पूरा हो चुका है। 17,000 के लगभग लोगों को अभी तक वहां से निकाला जा चुका है और अब हमारी प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग, संपर्क मार्ग जो है पानी में भूस्खलन की जद में आकर बह गए हैं उनको तत्काल फिर से जोड़ा जाए। जो पुल बह गए हैं जिनसे संपर्क टूट गया है, संपर्क जोड़ा जाए। पेयजल की लाइनें हैं, बिजली की लाइनें हैं, दूरसंचार की लाइनें हैं, अन्य जो काम होने हैं जिससे कि हमारा फिर से मार्ग पूरी तरह से पहले की तरह हो जाए, उसी काम में हम हमारा पूरा प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है। तो आपदा के हालातों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर बनाए हुए हैं। इधर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जा रहा है। रेस्क्यू साइट पर लोगों की लंबी कतार है, लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर है, सभी एक साथ नहीं जा सकते हैं। इसकी अपनी एक सीमा है जिसके तहत ये लोगों को इस तरफ से उस तरफ ले जा सकता है और ऐसे में लोगों को लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, उसकी तस्वीर आप देखें। कर्नल पैदल मार्ग में आई तलाशी के बाद लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। रेस्क्यू अभियान के चौथे दिन सुबह से ही हेली सेवाओं के जरिए तीर्थ यात्रियों को निकालने का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं टाइम्स नाउ की टीम भी लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। जो तीर्थ यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं उनको निकालने का कार्य किया जा रहा है। चीर बासा
लिंचोली भीमबली में तीर्थयात्री निकाले जा रहे हैं। इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि लाइव तस्वीरों में कि तीर्थवासा में किस तरीके से तीर्थयात्रियों को निकालने का काम किया जा रहा है। जगह जगह जो तीर्थयात्री फंसे हुए हैं उनको निकालने के यहाँ पे प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है। 3 से 4 हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पर तीर्थवासा लिंचोली और के साथ ही भीमबली में हेली सेवाएं चल रही हैं। जहाँ पर मौसम खराब हो रहा है तो उसके बाद तीर्थयात्रियों को नीचे की ओर उतारा जा रहा है, जिससे तीर्थयात्रियों को हेली सेवाओं के जरिए निकाला जा सके। सबसे अधिक जो परेशानी हो रही है वह केदारनाथ धाम में हो रही है। केदारनाथ धाम में लगातार बारिश जारी है, मौसम खराब है। ऐसे में तीर्थयात्रियों को लिंचोली लाया जा रहा है, जहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, विशाखापट्टनम से बड़ी खबर है, जहां विशाखापट्टनम में ट्रेन के कोच में आग लगने की खबर सामने आई है। रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन आग के हवाले चली गई। पूर्वा एक्सप्रेस के 3 कोचेस आग की चपेट में आ गए। एक्सप्रेस के M1, B6 और B7 कोच जिनमें आग लगी थी। बड़ी बात यह है कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, जो सबसे राहत की बात है। लेकिन आग कैसे लगी ये बड़ा सवाल। 3 ऐसी कोचेस इस आग की चपेट में आ गए और उसके बाद कैसे धुआं उठने लगा वो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। कैसे खिड़कियों से आग निकल रही। आग कितनी विकराल है या कितनी भीषण है आप तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर, आग पर जब काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, फायर ब्रिगेड की टीम लगातार मशक्कत कर रही थी ताकि इस आग पर काबू पा लिया जाए। सबसे राहत की बात कि किसी तरह की कोई भी जनहानि इसमें नहीं हुई। आपको हिमाचल की तस्वीर दिखाते हैं। समेज गांव में बादल फटने के बाद लैंडस्लाइड का दौर लगातार जारी है। शिमला के समेज गांव में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। मोहाली गांव से देर रात लैंडस्लाइड की खबर है। लैंडस्लाइड के चलते धारा सरगा रोड बंद करना पड़ा है और इस लैंडस्लाइड के बाद लोग दहशत में हैं। अब दहशत में क्यों ना हो, खौफजदा क्यों ना हो, ये तस्वीरें आप देखिए। ऐसा लग रहा है पूरा पहाड़ नीचे आ जाए और इसकी जद में जो भी आएगा शायद उसके निशान तक नहीं। ये तस्वीरें आपके सामने पहाड़ी इलाकों में कैसे भारी बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। समेज गांव जो पिछले दिनों बारिश की मार झेल रहा था, अभी भी वहां कई लोग लापता हैं। इस तरह की लैंडस्लाइड की चपेट में भी है और ऐसे में कैसे लोग खौफजदा हैं ये तस्वीर आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के राजबन में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार 4 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद से तलाशी अभियान जारी है। लापता 4 लोगों का पता लगाया जा रहा है। अब तक 6 शवों को बरामद किया जा चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। पिछले 4 दिनों से लापता लोगों को खोजने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मशक्कत कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड स्नीपर डॉग की मदद लेते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में 6 शवों को निकाला जा चुका है। लेकिन अभी भी जो 4 लोग लापता हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है। तस्वीर आपके सामने कैसे यहां पर तबाही चारों तरफ है आप तस्वीर में देख सकते हैं। मनाली में रोहतांग से पहले टनल की छत झरने में तब्दील हो गई है। टनल की छत पर बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर टूटकर गिर गए। चारों तरफ पत्थर, मलबा और पानी की धाराएं बह रही हैं। फिलहाल पत्थरों को हटाने का काम जारी है। हमारे सहयोगी मनोज कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात ने सब कुछ तबाह करके रख दिया है। मानो मानसून ने ठान रखी है कि उसके सामने जो भी आएगा वो उसको तबाह और बर्बाद कर देगा। हम इस वक्त मनाली से रोहतांग के रास्ते में हैं और आप देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कोई वाटरफॉल नहीं है, ये एक टनल है। टनल की छत है और उसके ऊपर से देखिए किस तरीके से पानी की बहुत तेज जो धार है वो बह रही है। ये पानी यहाँ हमेशा से नहीं बहता था। जो भारी बरसात हुई है उसकी वजह से पानी ने यहाँ से अपना रास्ता बनाया और न सिर्फ पानी बल्कि आप देखेंगे उसके आसपास बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो टनल की छत पर आकर गिरे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये टनल बनाई गई थी और आप देखिए इस टनल के अंदर से जो ट्रैफिक है उसकी मूवमेंट भी लगातार हो रही है। जितने भी व्हीकल मनाली से रोहतांग की तरफ जाने वाले हैं, लेह की तरफ जाने वाले हैं, वो इसी टनल से होकर गुजरते हैं। लेकिन आप देखिए टनल की छत पर कितने भारी भरकम जो पत्थर हैं और हम कह सकते हैं कि ये चट्टाने हैं जो टूट टूट कर इस टनल की छत पर गिरी हैं और यहाँ पर न सिर्फ चट्टाने बल्कि पानी और मलबा और पेड़ों की जो टहनियां हैं, जो तने हैं, वो भी आकर गिरे हैं। देखिए भारी जब बरसात हुई तो टनल की छत पर
पत्थर आए, पानी आया और पानी यहां से बहता हुआ नीचे ब्यास दरिया की तरफ जा रहा है। ये स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको मनाली रोहतांग नेशनल हाईवे के पास है और आप देखिए इस तरीके से जो पानी की जो धार है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पानी सारा टनल से होकर यहाँ पर आ रहा है। मेरे पीछे आप देखिए टाइम्स नाउ भारत आपको हर वो जगह, हर वो तस्वीर दिखा रहा है जो मानसून ने बदल दी है, जो मानसून की वजह से नुकसान हुआ है उसकी एक एक जो डिटेल्स है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो क्या नदी नाले, क्या घर, क्या मकान, सब कुछ भारी बरसात के सामने बह गया है और पानी को जहां से रास्ता मिला उसने अपना रास्ता अपने मन से, अपनी मनमानी करते हुए बनाया है और टनल के ऊपर से झरना बहता हुआ यहां हमें दिखाई दे रहा है। मनाली से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ भारत। और अब खबर हिमाचल के रामपुर से आपको बताते हैं, जहां रामपुर में सेना का ऑपरेशन जारी है। समेज में सेना ने अस्थायी पुल का निर्माण किया है। लापता लोगों को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल यहां पर जो पुल था वो तेज बहाव के चलते बह गया और उसके बाद सेना ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पुल का निर्माण किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह नदी को पार करने के लिए सेना के जवानों ने अस्थायी पुल का निर्माण किया है ताकि दोनों इलाकों में आना जाना आसानी से हो पाए। राहत बचाव कार्य को एक बार फिर से बहाल किया जा सके, इसके लिए यह पुल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, सेना कैसे समेज के इस इलाके में लगातार मोर्चा संभाल रही है और जो पुल था यहां पर दो इलाकों को जोड़ने वाला वो पानी में बह गया और उसके बाद अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है। ये सेना के जवान लगातार अनवरत लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी इनके साथ मिलकर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मनाली से रोहतांग नेशनल हाईवे पर बड़े नुकसान की खबर है, जहां मनाली से रोहतांग तक 3 जगहों पर नेशनल हाईवे टूटा है। नेशनल हाईवे का करीब 250 मीटर सड़क नदी में बह चुकी है। नेशनल हाईवे की एक लेन पूरी तरह से गायब हो चुकी है। यह तस्वीर आपके सामने, ये नेशनल हाईवे जो तमाम नियमों और मानकों के साथ बनाई गई थी, ये देखिए कि कुदरत के प्रकोप के आगे कैसे बहुत कमजोर साबित है। 3 जगह नेशनल हाईवे का बहुत बड़ा हिस्सा पानी में बह गया है। इस वक्त हम नहरकुंड जगह के पास खड़े हैं और मेरे पीछे आप देखिए ये मनाली से ले रोहतांग की तरफ नेशनल हाईवे जाता है जिसका एक हिस्सा पानी में बह चुका है। सिर्फ और सिर्फ अवशेष एक तरफ के शेष बचे हैं। आप देखिए किस तरीके से जो भारी बारिश हुई है, जो क्लाउड बस्ट हुए हैं, बादल फटे हैं, उसकी वजह से ब्यास नदी में इतनी ज्यादा मात्रा में पानी आया कि उसने नेशनल हाईवे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। 1 अगस्त से पहले ये सड़क बिल्कुल ठीक थी। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ जो ट्रैफिक था उसका आवागमन हो रहा था, वाहन गुजर रहे थे, लेकिन आप देखिए एक बहुत बड़ा हिस्सा नेशनल हाईवे का बह गया है। सिर्फ एक लेन ही सुरक्षित बची है और एक लेन से ही दोनों तरफ के जो व्हीकल हैं वो निकाले जा रहे हैं। अब देखिए डिवाइडर यहाँ पर बना दिया गया है। इस तरफ जो बाईं साइड का हिस्सा है, यानी कि जब आप मनाली से लेह की तरफ जाएंगे तो ये हिस्सा बह गया है। सिर्फ एक तरफ से जो वापसी का हिस्सा है हाईवे का वो बचा है। बात अगली बड़ी खबर की, वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। वक्फ एक्ट में बदलाव किए जा सकते हैं। कैबिनेट से वक्फ एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। जो सूत्र बता रहे हैं जल्द ही संसद में संशोधन विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कई अहम संशोधनों को मंजूरी दे दी है ताकि वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को यूं ही अपनी संपत्ति जो घोषित करने का सिलसिला है वो रुक सके। बड़ी बात यह कि इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर विपक्ष का विरोध होना तय माना जा रहा है। माना जा रहा है कि विपक्ष के नेता माइनॉरिटी पर जुल्म की बात कहकर शोर मचाने वाले हैं, लेकिन मोदी सरकार हमेशा की तरह इस बार भी विपक्ष के विरोध की परवाह किए बगैर बड़ा फैसला ले सकती है और बड़े फैसले के लिए 5 अगस्त का दिन मोदी सरकार के लिए हमेशा खास रहा है। 5 अगस्त 2019 की बात करें तो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था। 2020 में 5 अगस्त के ही दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और अब 2024 का मौका है जब 5 अगस्त की तारीख आ रही है और ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार ऐतिहासिक फैसला ले। वक्फ बोर्ड में शक्तियों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए संसद में संशोधन विधेयक सरकार ला सकती है।
अब आपको बताते हैं कि वक्फ अधिनियम में बदलाव की जरूरत आखिर क्यों आ गई। दरअसल बोर्ड किसी भी जमीन पर नोटिस जारी कर सकता है, इसीलिए ये बदलाव की जरूरत मानी जा रही थी। बोर्ड अपनी मर्जी से जमीन पर अपना दावा ठोक देता है। संपत्ति वापस लेने के लिए जमीन मालिक को परेशानियां उठानी पड़ती हैं, जमीन मालिक को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पिछले कई साल से इस अधिनियम में बदलाव की मांग की जा रही है और उसके बाद सरकार ये बड़ा स्टेप ले सकती है जब इस वक्फ बोर्ड के अधिनियम में बदलाव किए जाए। कल संशोधन विधेयक जो है हो सकता है सदन के पटल पर रखा जा सकता है और कल की तारीख को लेकर रेलिवेंसी भी काफी अहम मानी जा रही है। इधर सरकार के इस फैसले के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। कैसे सियासत जारी, आपको दिखाते हैं। बिल का स्वागत करेंगे अगर ये बिल आ जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मिलाकर पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे। जो प्रॉपर्टी किसी की है ही नहीं उसको कैसे कह देगा आदमी ये प्रॉपर्टी मालिक की है? अपनी प्रॉपर्टी को मालिक के नाम कर दिया। तो ये फैलाना, प्रोपेगेंडा करना कि किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ की कह दिया जाता है, ऐसा नहीं है, उचित नहीं है कहना। कई सौ साल पुरानी खबरें होती हैं, कई सौ साल पुराने कब्रिस्तान हैं, ईदगाहें हैं, मस्जिदें हैं कई साल पुरानी, और तो जाहिर सी बात है वो किसी की थी। अब इतनी सदियां गुजर गई, इतने वक्त गुजर गए, तो ये वक्फ ने मान लिया, वक्फ एक्ट में लिखा हुआ है कि वो वक्फ की थी। अलग अलग दल के लोग ही नहीं बल्कि धर्मगुरु भी इस पर अपनी सहमति और असहमति जता रहे हैं। और किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं आपको दिखाते हैं। मेरा ऐसा मानना है वक्फ बोर्ड का इस देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। वक्फ बोर्ड कहीं भी आपने नहीं सुना होगा कि कहीं आपदा आ रही हो तो जाकर के सेवा कर रही हो वक्फ बोर्ड के द्वारा, या उसके पैसे से लोगों को इलाज कराए जा रहे गरीब को या किसी को। कहीं भी नहीं सुना होगा कि वक्फ बोर्ड सद्भावना पे खर्च। खबर मध्य प्रदेश के सागर से। सागर में उपनाते नाले के बीच खतरनाक स्टंटबाजी की तस्वीरें सामने। तेज बारिश के बाद उफान पर है नाला, लेकिन इसके बीच कुछ लोग स्टंटबाजी कर रहे हैं। नाले के ऊपर पाइपलाइन पर खड़े हुए बच्चे जो कि स्टंटबाजी कर रहे हैं, जो कि अब तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही है। तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ये कैसे इनकी जान पर भारी पड़ सकता है, आप सिर्फ इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी बात यह है कि सड़क पर खड़े लोग तमाशबीन हैं, कोई रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। हो सकता है कि बच्चे इसके कॉन्सिक्वेंसेस को ना जानते हो, एडवेंचर के लिए वो ऐसा कर रहे हो, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो कैसे मुख्य दर्शक बने हुए हैं और इस स्टंट का लुत्फ उठा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देखिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज हो गई है। उद्धव के बयान पर बीजेपी का जोरदार पलटवार सामने आया। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने उद्धव को औरंगजेब कहा। चंद्रशेखर बावनकुले कह रहे हैं कि औरंगजेब का रूप धारण कर चुके हैं उद्धव ठाकरे। विधानसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में जुबानी जंग। उद्धव ठाकरे ने दरअसल अमित शाह को अब्दाली बताते हुए बड़ा हमला किया, तो महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब का रूप धारण कर लिया है। स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे हे जर बघत असतील की उद्धव ठाकरे औरंगजेबासारखे वागत आहेत, उद्धव ठाकरेंनी औरंगजेबाचं स्वरूप स्वीकारलंय, त्यांना आता औरंगजेबी भाषा त्यांच्या तोंडात येऊ लागली आहे। काय बरोबरी करू शकता तुम्ही उद्धव ठाकरे अमित भाईची? मैं आपको बताऊं कि चंद्रशेखर बावनकुले का यह बयान तब सामने आया जब उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया था। पुणे की रैली में उन्होंने अमित शाह की तुलना आक्रांता से की थी। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता। इधर उद्धव ठाकरे के हमले पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने जोरदार हमला किया। कहा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस की स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह हैं, देश के दुश्मनों का दुश्मन।
और उद्धव ठाकरे कांग्रेस का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और कांग्रेस का स्क्रिप्ट बार बार पढ़कर हिंदुओं को दुख देकर बाला साहब ठाकरे की आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं उद्धव ठाकरे, देश के दुश्मनों का दुश्मन अमित शाह। और आगे आपको दिखाएंगे अलीगढ़ में अवैध मदरसों पर एक्शन कैसे तय माना जा रहा है, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी कैसे बन गए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म ने दुनिया के 25 देशों के प्रमुखों की अप्रूवल रेटिंग जारी की है। इस लिस्ट में 69% के साथ पीएम नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर है। इससे पहले फरवरी में 78% की अप्रूवल रेटिंग के साथ पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता रहे थे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ के मनी माजरा में 24 घंटे जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में 7 अगस्त को होने वाली एमवीए की बैठक से पहले आज कांग्रेस की अहम बैठक हुई। कांग्रेस ने अपने एमवीए सहयोगियों के साथ चर्चा करने के लिए समितियों का गठन किया था, जिनके साथ सीट को लेकर मंथन किया गया। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नजर 110 से 120 सीटों पर है। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने के बाद कांग्रेस ज्यादा सीटों की डिमांड कर सकती है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा आज दिल्ली मेट्रो से यात्रा करते दिखे। इस दौरान पूर्व पीएम के साथ मेट्रो के आला अधिकारी मौजूद थे। इससे पहले जेडीएस प्रमुख ने शनिवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया। पूर्व प्रधानमंत्री ने संग्रहालय की सराहना की। देवगौड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा करना एक अभिभूत कर देने वाला अनुभव है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आपको बताएंगे, जहां अलीगढ़ में अवैध मदरसों पर एक्शन। 94 अवैध मदरसों पर ताला लगाया जाएगा। 94 मदरसों को किसी बोर्ड ने मान्यता नहीं दी है। इन 94 अवैध मदरसों में 2000 बच्चे पढ़ते हैं और सभी बच्चों को बेसिक स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट सरकार को दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि जो अवैध मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें बेसिक शिक्षा से जोड़ा जाए और अलीगढ़ के 94 मदरसों पर अब कार्रवाई की जाएगी, जो कि किसी भी बोर्ड से संबंध नहीं है, और इनके 2000 बच्चों को बेसिक शिक्षा की ओर अग्रसर किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में फर्जी मदरसों पर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। पहले अवैध रूप से चल रहे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को आसपास के बेसिक स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा और फिर इन अवैध मदरसों पर जल्द ही ताला लटका आपको दिखेगा। अवैध मदरसों पर ताला लटकाने का आगाज अलीगढ़ से होने जा रहा है। ये 5 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी सरकार का बड़ा एक्शन, जहां पहले मदरसों का सर्वे करवाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई की गुणवत्ता, इसको लेकर यह सर्वे था। कई मदरसे अवैध घोषित किए गए, 8000 से ज्यादा मदरसे अवैध घोषित किए गए और उसके बाद अब ताले लगने की शुरुआत हो गई। शुरुआत अलीगढ़ से। जनपद में अभी 94 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, तो उनके बच्चों को बेसिक शिक्षा में मर्ज करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। मदरसों को बंद कर दिया जाएगा जी, मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। हाँ, अगर स्टूडेंट्स को मर्ज किया जा रहा है तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद हो जाएंगे। इसकी दूसरी तरफ अलीगढ़ के मदरसा संचालक दावा कर रहे हैं कि कोई भी मदरसा अवैध नहीं है। मदरसे किसी न किसी सोसाइटी या ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। दावा सुनिए जरा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो उनकी नज़र और जो उनकी सोच है उसमें ये है कि जिन मदरसों को बोर्ड से या किसी चीज़ से जोड़ा ना गया हो, लेकिन जितने भी मदरसे चल रहे हैं, मैं अपने जनपद अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, जितने भी मदरसे चल रहे हैं चाहे छोटा हो या बड़ा, उन तमाम मदरसों को किसी न किसी सोसाइटी से या किसी न किसी ट्रस्ट से जोड़ा गया है। हर मदरसा किसी न किसी सोसाइटी से और कोई न कोई ट्रस्ट से वो जुड़ करके वो चलता है। बड़ी बात यह है कि यूपी में अवैध मदरसों पर जो एक्शन हो रहा है उस पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी ने एक्शन पर सवाल उठाए। राज्य सरकार का एजेंडा सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का है, ये समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है। उपचुनाव को देखते हुए मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है, समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा है। अगर कोई चीज रजिस्टर नहीं है, अगर कोई चीज रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करा दीजिए उसका, क्या दिक्कत है इसमें? उनके बच्चों को जो है बेसिक शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिफ्ट किया। किसमें, कहाँ पे, कौन से स्कूल जहाँ टीचर नहीं है? कौन से स्कूलों की बात कर रहे हैं भाई? जमीन पे जाके तो देखिए क्या स्थिति है। कुपोषण में यूपी का नंबर 1 है। कौन से स्टेट जो है वो कुपोषण में टॉप करता है ये पता है?
इन सब का मकसद सिर्फ ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना बेचारे का दिल है कि किसी तरह वो जीत जाए। खबर उत्तर प्रदेश के कुछ